आपका वामिका कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। साथियों, आपके जो ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर है इसमें टोटल 4 यूनिट है। अब टोटल 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट है आपकी साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सेकंड चैप्टर है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश है। थर्ड चैप्टर है आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है, जिसमें साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बारे में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। और लास्ट वाला चैप्टर है फर्म का विघटन, यानी जो फर्म का समापन है, विघटन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपका साझेदारी अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो बेसिक ब्रीफ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आज पढ़ेंगे साझेदारी क्या होती है, साझेदारी फर्म क्या होती है, साझेदारी विलेख, स्थिर पूंजी खाता, अस्थिर पूंजी खाता, लाभ हानि समायोजन खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, पूंजी पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है, आहरणों पर ब्याज किस प्रकार से लिया जाता है, औसत अवधि क्या होती है, एक साझेदार को लाभ की गारंटी किस प्रकार से दी जाती है, लाभ एवं हानि विनियोग खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो लास्ट में पढ़ेंगे साझेदारों का चालू खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो साथियों वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। साझेदारी की प्रकृति के बारे में देखते हैं कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी की प्रकृति क्या होती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय स्थापित करते हैं। साझेदारी के अंतर्गत ध्यान रखें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय को स्थापित करते हैं, लाभ हानि के बंटवारे के लिए सहमत होते हैं। इन पर साझेदारी एक्ट 1932 लागू होता है, यानी जो साझेदारी अधिनियम है उस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जो भारत में 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ है। इसे व्यक्तिगत रूप से साझेदारी तथा जिस नाम से व्यापार संचालित होता है वह फर्म कहलाती है। देखिए क्या होता है, जो पार्टनरशिप बनाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो वो पार्टनरशिप कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। अगर उसको किसी फर्म के नाम से जाना जाए या जिस नाम से व्यापार संचालित करती है उसे फर्म कहा जाता है। इसमें एक अनुबंध या समझौता होता है, व्यापार का अस्तित्व होना चाहिए। मतलब जो साझेदारी की जाती है उसमें ऐसा नहीं है कि नाम मात्र के आप साझेदारी कर ले और व्यापार नहीं करें, तब तक व्यापार नहीं होगा, तब तक साझेदारी का कोई औचित्य नहीं है। पारस्परिक अभिकरण होता है, यानी फर्म में या साझेदारों के मध्य एक या एक से अधिक साझेदारों के मध्य आपसी एजेंसी पाई जाती है। लाभों का विभाजन किया जाता है, यानी जो साझेदारी डीड होती है, आगे बढ़ेंगे साझेदारी विलेख क्या होता है। साझेदारी विलेख के माध्यम से पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि अमुक साझेदार को किस प्रकार से लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, उस प्रकार से उनका लाभ विभाजन अनुपात पहले से तय होता है, तो इनमें लाभ का विभाजन किया जाता है। साझेदारों के उत्तरदायित्व भी होते हैं, साझेदारों के कर्तव्य भी होते हैं। अब बात करते हैं आगे साझेदारी विलेख। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। साझेदारी की विषय वस्तु को विलेख कहते हैं, यानी जो साझेदारी बनाई जाती है जिसकी विषय वस्तु होती है, मुख्य टॉपिक होता है, क्या व्यवसाय करना है, कितने साझेदार रहेंगे, किस प्रकार से लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, आदि चीजें जो लिखी जाती है वो साझेदारी विलेख कहलाती है। ये लिखित या मौखिक भी हो सकती है। देखिए जो साझेदारी विलेख होती है वो कानून के हिसाब से अनिवार्य नहीं है, वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। लेकिन लिखित रूप में अगर लिखेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार का वाद होता है तो वाद के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर लिखित विलेख है तो कभी भी कोई भी साझेदार किसी अन्य साझेदार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, या कोई साझेदारी फर्म या न्यायालय उन पर आपसी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो साझेदारी विलेख होता है उसमें निम्न फैक्ट्स या तत्व शामिल होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें फर्म का नाम होता है, फर्म का पता होता है, व्यवसाय का प्रकार है, व्यापार किस प्रकार का व्यापार कर रहा है, नाम पते, लगाए गए पूंजी साझेदारों द्वारा, लेखांकन अवधि क्या रहेगी, लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, डेट होगी, बैंक अकाउंट का विवरण होगा, पूंजी ऋण व आहरण पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाएगा, वेतन कमीशन क्या होगा, पारिश्रमिक किस प्रकार से दिया जाएगा, कर्तव्य उत्तरदायित्व साझेदारों क्या क्या होंगे, दिवालियापन की स्थिति में निपटारा किस प्रकार से होगा, विघटन पर खातों का निपटारा, आपसी विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, साझेदार का प्रवेश कैसे होगा, निवृत्ति मृत्यु के नियम आदि साझेदारी विलेख में पहले से तय कर लिए जाते हैं। अब अगला टॉपिक बात करते हैं लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान, यानी प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, यानी लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान कौन कौन से करने होते हैं। देखिए पहला होता है लाभ हानि विभाजन अनुपात। अब इसमें ये शर्तें होती है, यदि विलेख में स्पष्ट न हो तो लाभ हानि बराबर बांटेंगे, चाहे पूंजी का अनुपात कुछ भी हो। देखिए अगर साझेदारी विलेख में निश्चित कर दिया गया है कि अमुक साझेदार को लाभों में इतना हिस्सा दिया जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विलेख में स्पष्ट नहीं है, इस बारे में विलेख में नहीं लिखा गया है कि अमुक साझेदार को कितना हिस्सा दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि को बराबर बांटेंगे, चाहे
अमुक साझेदार ने कितनी ही पूंजी अन्य साझेदार की अपेक्षा ज़्यादा या कम लगाई हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाभ हानि में हिस्सा उनका बराबर रहेगा। अगला है पूंजी पर ब्याज। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज अधिकृत नहीं होता है। अगर साझेदारी डीड में इसका विवरण है तो पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है, अन्यथा पूंजी पर सामान्यतः ब्याज नहीं दिया जाता है। आहरण पर ब्याज। विलेख में उल्लेख नहीं होने पर कोई ब्याज नहीं है। जो स्वयं स्थिति है, अगर विलेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो ड्राइविंग्स पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ऋणों पर ब्याज, यानी जो साझेदार फर्म को लोन देता है, ऋण देता है, उस पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा, यह ध्यान रखें। तो ऋणों पर ब्याज होता है, पूंजी साझेदार द्वारा व्यापार को दी जाती है, उस पर 6% वार्षिक ब्याज दे होगा। फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक। विलेख में उल्लेख होने पर ही पारिश्रमिक दिया जा सकता है। अगर साझेदारी संलेख में उल्लेख है तो ही पारिश्रमिक दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक नोट दे रखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ध्यान रखें। यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति अथवा लाभों का प्रयोग करता है एवं कोई फर्म से संबंधित प्रतियोगी व्यापार करता है तो वह फर्म के लिए उत्तरदायी होगा एवं प्राप्त लाभों को वापस करना होगा। देखिए क्या होता है, अगर आपने XYZ लिमिटेड के नाम से कोई फर्म बना रखी है, उसमें 4 साझेदार है या 3 है। अगर आप एक मार्बल का व्यापार करते हैं तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यापार आप साझेदारी फर्म के रूप में कर रहे हैं, उस ऐसा व्यापार यानी प्रतिस्पर्धी व्यापार आप दूसरा व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर आप साझेदारी फर्म में साझेदार हैं, ऐसा सेम व्यापार नहीं कर सकते हैं। पुरानी व्यापार की गुडविल का उपयोग आप अपने नए व्यापार में नहीं कर सकते हैं, उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, या गोपनीय रूप से लाभ नहीं कमा सकते हैं। अगर आप प्रतियोगी व्यापार करके लाभ कमाएंगे तो उन लाभों को आपको लौटाना होगा। ठीक है। अब आगे बात, ये तो हो गया आपकी थ्योरेटिकल। अब इसमें प्रैक्टिकल बात करेंगे, साझेदारी के पूंजी खातों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, यानी साझेदारी के पूंजी खाते कौन कौन से होते हैं, किस विधि से लेखांकन होता है, कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। साझेदारों तथा फर्म से संबंधित सभी लेन देन को उनके पूंजी खातों के माध्यम से अभिलेखित किया जाता है, यानी जो सब पार्टनर्स होते हैं और फर्म से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको उनके जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, पूंजी खाते, उनके माध्यम से रिकॉर्डेड किया जाता है। अब जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या आता है, देखो, इसमें लगाई गई धनराशि, जो साझेदार द्वारा धनराशि लगाई गई है वो आती है। ड्राइविंग से आता है, आहरण आता है। आहरण वो होता है जो साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी में से या वर्ष के आरंभ में, मध्य में, अंत में उसको निकाल लिया जाता है, उसका आहरण कहा जाता है। लाभ का भाग, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन एवं कमीशन एक्सेट्रा कैपिटल अकाउंट में शामिल होते हैं। अब देखो, इसमें 2 विधियां प्रचलित होती है, 2 मेथड है इसमें। अब आपको अच्छी तरह याद रखना है 2 मेथड कौन कौन से हैं। 2 मेथड है, पहला था फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी स्थिर पूंजी विधि, और दूसरी है अस्थिर पूंजी विधि, फ्लक्चुइंग कैपिटल मेथड। 2 विधियां साथियों याद रखें, पहली विधि है स्थिर पूंजी विधि और सेकंड विधि है अस्थिर पूंजी विधि। अब इस बात करेंगे पहले स्थिर पूंजी विधि की, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। देखिए, इस विधि में साझेदारों की पूंजी स्थिर रहती है जब तक कोई अतिरिक्त पूंजी आहरण न हो। देखिए, फर्स्ट विधि वाली है स्थिर पूंजी विधि, इसमें हमेशा साझेदारों की पूंजी स्थिर रहती है जब तक किसी प्रकार की एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल नहीं किया गया हो, तब तक स्थिर पूंजी का शेष हमेशा सेम रहेगा। अब इसमें नोट दे रखा है, इसमें सभी प्रकार के लेन देन जैसे लाभ की हिस्सेदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण एक अलग खाते में रखते हैं जिसे चालू खाता कहा जाता है, जिसे करंट अकाउंट कहा जाता है। यानी जो फर्स्ट वाली विधि है उसमें साथियों ध्यान रखें 2 प्रकार के अकाउंट ओपन किए जाते हैं स्थिर विधि में। एक तो कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल साझेदारों की पूंजी और आहरण का ही लेखा होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर किसी साझेदार ने कोई पूंजी एडिशनल लगाई है या विड्रॉल किया है तो उनका शेष चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सभी समायोजन जैसे लाभ की हिस्सेदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण का जो लेखा किया जाता है वो एक चालू खाता खोला जाता है, उनके लिए करंट अकाउंट खोला जाता है, उसमें इन सब चीज़ों का समायोजन किया जाता है। इसलिए स्थिर पूंजी विधि में 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है। इसमें नोट दे रखा है कि पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है जब तक कोई अतिरिक्त पूंजी आहरण न हो। अभी बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका शेष हमेशा CR होता है, जमा शेष होता है, जब तक किसी प्रकार का किसी अन्य साझेदार या कई साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी न लगाई गई हो या आहरण न किया गया हो। नोट, जबकि दूसरी ओर चालू खाता जो यानी करंट अकाउंट का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है।
यानी जो फर्स्ट वाली विधि है इसमें दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो पूंजी के उदाहरण के लिए होते हैं और जो चालू खाता उसमें सभी समायोजन किए जाते हैं। अब इसका शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि साझेदार द्वारा किस प्रकार का समायोजन किए गए हैं, कितनी पूंजी निकाली गई है, कितना विड्रॉल किया गया है और लाभ की हिस्सेदारी कितनी रही है, पूंजी पर ब्याज कितना मिला है, आदि सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें नोट आगे दे रखा है, चालू खाते को बैलेंस शीट में नाम शेष है डेबिट्स में, जो करंट अकाउंट होता है साथियों उसको बैलेंस शीट में डेबिट को असेट साइड एवं जमा शेष को यानी क्रेडिट शेष को लायबिलिटी साइड में रखते हैं। मोटा सा बात है कि चालू खाता में है उसको अगर बैलेंस शीट में लिखेंगे तो जो उसका अगर डेबिट शेष है तो उसको असेट साइड में लिखेंगे और अगर क्रेडिट शेष है तो उसको लायबिलिटी साइड में रखते हैं। और स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। अभी बताया था स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला तो होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट यानी पूंजी खाता, और दूसरा होता है चालू खाता। ठीक है, अब फर्स्ट वाली विधि कंप्लीट हो गई। अब दूसरी विधि की बात करते हैं अस्थिर पूंजी विधि की। यानी जो अस्थिर पूंजी विधि है उसमें सिर्फ एक खाता खोला जाता है, यानी कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, उसमें करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। सभी समायोजन जिस प्रकार से करंट अकाउंट में किए जाते हैं फर्स्ट वाली विधि में, तो इसमें सेकंड वाली विधि में सभी समायोजन कैपिटल अकाउंट के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है, केवल कैपिटल अकाउंट ही होता है। और फर्स्ट वाली विधि में दो प्रकार के खाते ओपन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत केवल एक खाता अर्थात पूंजी खाता ही खोला जाता है। इसमें सभी समायोजन होते हैं जैसे लाभ हानि का हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण, ब्याज इत्यादि। इस विधि में पूंजी खाते का शेष घटता बढ़ता रहता है। देखिए जो फर्स्ट वाली विधि थी स्थिर विधि, उसमें तो पूंजी जो कैपिटल अकाउंट था उसका शेष हमेशा सेम रहता था अगर कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल नहीं किया गया हो। लेकिन इस विधि में केवल एक ही खाता खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो इसमें स्वाभाविक है कि लाभ हानि का हिस्सा भी आता है, पूंजी पर ब्याज भी आता है, वेतन भी आता है, कमीशन भी आता है, आहरण भी आता है, आहरण पर ब्याज भी आता है। तो इन चीज़ों का हर साल चेंजिंग होता रहता है, स्वाभाविक है, तो इनका शेष हर साल चेंज होगा। लेकिन फर्स्ट वाली विधि स्थिर विधि के अंतर्गत समायोजन करने के लिए अलग से करंट अकाउंट खोला जाता था, इस कारण से कैपिटल अकाउंट में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता था। अब इसमें जो भी सभी समायोजन होते हैं वो केवल कैपिटल अकाउंट के माध्यम से होते हैं, इसमें करंट अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है। तो देखिए इस विधि में पूंजी खाते का शेष घटता बढ़ता है, अतः इसे अस्थिर पूंजी विधि भी कहते हैं। यानी ये जो विधि होती है इसका शेष हमेशा घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसे अस्थिर पूंजी विधि भी कहा जाता है। अब देखो सामान्यतः इस विधि का प्रयोग ज्यादा होता है, यानी जो फर्स्ट वाली विधि है स्थिर विधि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो सेकंड वाली विधि है अस्थिर विधि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इनके प्रारूप को देखते हैं कि जो अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो फर्स्ट वाली विधि है स्थिर विधि में किस प्रकार से बनाया जाता है और स्थिर विधि में करंट अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसका प्रारूप कौन सा होता है। और जो लास्ट वाली विधि है अस्थिर पूंजी विधि, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं उनका प्रारूप देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाली विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देर का है। अब इसमें दो साइड होते हैं, डीआर और सीआर होता है, जिसमें डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो नंबर अमाउंट होता है। इस तरीके से सीआर साइड में डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, और जनरल फोलियो नंबर होता है और अमाउंट होता है। अब बात करते हैं सीआर साइड की। सीआर साइड में लिखेंगे बैलेंस बीटी, अगर ओपनिंग बैलेंस है पुराना कोई तो लिख देंगे, ठीक है, सीआर बैलेंस हो तो। और बैंक के फ्रेश कैपिटल जो साझेदार द्वारा कैपिटल लगाई गई है वो इसमें लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल कोई लगा रखी है तो अलग से आ जाएगी इसमें। अब डीआर साइड देखते हैं। डीआर साइड बैंक परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर साझेदार द्वारा किसी प्रकार का विड्रॉल किया गया है तो इस साइड आ जाएगा। तो इस सीआर साइड का टोटल करने के बाद पश्चात डीआर साइड का टोटल करेंगे तो राशि कम रहेगी वो बैलेंस शीट के रूप में आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्थिर विधि का। अब स्थिर विधि में दूसरा अकाउंट तैयार करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी साझेदारों को चालू खाता। इसमें देखिए चालू खाते में सभी समायोजन होते हैं, ऊपर वाले में किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं होता है, समायोजन सिर्फ करंट अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। इसमें सीआर साइड देखते हैं। सीआर साइड में बैलेंस बीडी लिख देंगे, पुराना बैलेंस अगर कोई हो, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर सीआर बैलेंस शेष हो तो इस साइड आ जाएगा पिछले वर्ष का, ठीक है। इसमें आ जाएगा सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो शेष है, अगर कोई लाभ का शेष है, शेयर और प्रॉफिट है तो इसमें आ जाएगा। उसके पश्चात इनका टोटल कर देंगे। और जो डीआर साइड है, डीआर साइड में बैलेंस बीडी लिख देंगे, पिछले वर्ष का अगर कोई डेबिट शेष हो तो इसमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का ड्राइविंग किया है वो इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग पर जो ब्याज मिला है, दिया गया है, वो इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉसेज है वो इसमें आ जाएगा। और बैलेंस सीडी
इसमें जो इनका टोटल करने के पश्चात में जो शेष आएगा वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट वाली विधि की। अब सेकंड वाली विधि है एस्तर विधि। एस्तर विधि में सिर्फ एक अकाउंट तैयार किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट तैयार नहीं किया जाता है, सभी समायोजन इस खाते के माध्यम से किए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं साथियों, सीआर साइड की तरफ देखते हैं। सर्वप्रथम पिछले साल का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस विधि इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर सीआर बैलेंस है तो इस साइड आ जाएगा। फिर आ जाएगा बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो साझेदार द्वारा पूंजी लगाई गई वो आ जाएगी। सैलरीज किसी साझेदार को दी गई वो आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो शेष है फॉर शेयर और प्रॉफिट, जो लाभों का शेष है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और डीआर साइड देखते हैं। डीआर साइड बैलेंस विधि, अगर कोई पिछले वर्ष का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट बैलेंस तो इसमें आ जाएगा। अगर कोई ड्राइविंग है आहरण किया है तो इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स पर इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हिस्सा है हानि का, अगर कोई हानि हुई है पी&एल पर तो इसमें आ जाएगी। इनका टोटल कर लेंगे, जो भी बैलेंस निकलेगा बीडीसीडी का वो इनमें आ जाएगा। ये तो हो गया आपके तीनों प्रकार के खाते। फर्स्ट विधि में दो प्रकार के अकाउंट तैयार किए जाते हैं, स्थिर विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और सेकंड विधि में तैयार किया जाता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनके बीच में थ्योरेटिकल रूप से देखें तो अंतर देखते हैं कि स्थिर और अस्थिर पूंजी खातों के बीच में अंतर क्या होता है। देखो, खातों की संख्या स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाते अलग से स्थापित किए जाते हैं, अर्थात पूंजी खाता और चालू खाता खोले जाते हैं। जबकि अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत एक ही खाता होता है, इस विधि के अंतर्गत केवल पूंजी खाता ही खोला जाता है। अगला अंतर है सल्लेख समिति मध्य आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज आदि के लिए सभी समायोजन चालू खातों के ट्रांसफर किए जाते हैं, न कि पूंजी खातों में। यानी जो फर्स्ट वाली विधि है उसमें सभी समायोजन होते हैं वो चालू खातों के माध्यम से होते हैं, न कि कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। आहरण, पूंजी पर ब्याज आदि के सभी समायोजन पूंजी खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं सेकंड विधि के माध्यम में। स्थिर शेष, पूंजी खातों का शेष सामान्यतः परिवर्तित ही रहता है, केवल कुछ विशिष्ट अपवाद स्थितियों को छोड़कर, यानी कोई एडिशनल कैपिटल लगाई हो या विड्रॉल किया हो तभी शेष चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। पूंजी खातों का शेष साल दर साल परिवर्तन होता रहता है। जमा शेष, इसमें पूंजी खाता सदैव क्रेडिट शेष प्रदर्शित करते हैं। इसमें पूंजी खाते का शेष नाम शेष भी प्रदर्शित कर सकता है, यानी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्थिर विधि और अस्थिर विधि के बारे में। नेक्स्ट है लाभ एवं हानि विनियोग खाता, यानी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, लाभ एवं हानि विनियोग खाता सिर्फ फर्म के लाभ व हानि खाते का विस्तार मात्र होता है। इसमें सभी साझेदारों के समायोजन होते हैं, यानी जो पी&एल एप्रोप्रिएशन होता है उसमें सभी साझेदारों के समायोजन करने होते हैं, जैसे साझेदारों का वेतन है, कमीशन है, पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज आदि। इस खाते को प्रॉफिट एंड लॉस के शेष को दर्ज करके आरंभ किया जाता है। देखिए, जो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो समायोजन तैयार करने के लिए बनाया जाता है। अपने मान के चलो व्यापार हो गया, बैलेंस शीट तैयार कर ली, पी&एल तैयार कर लिया, लेकिन कोई समायोजन करना भूलवश रह गया हो, कोई एंट्री दोबारा करनी हो, जो भी समायोजन करना हो तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें करेंगे तो सबसे पहले जो पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेष है उसका जो क्लोजिंग शेष है उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन में लाने के लिए ओपनिंग शेष लिया जाता है। तो मान के चलो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50,000 शेष डेबिट शेष है तो डेबिट शेष में 50,000 लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस के रूप में। इसी तरीके से सीआर साइड में अगर कोई शेष है तो सीआर साइड में ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिख देंगे। फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाएगा। अब इसमें एंट्री दे रखी है, एंट्री करेंगे सर्वप्रथम। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर नेट प्रॉफिट दिखा रहा है पी&एल अकाउंट सीआर बैलेंस शो कर रहा है तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर डेबिट शेष दिखा रहा है, इसका विपरीत दिखा रहा है तो एंट्री विपरीत हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एंट्री करनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली, यानी देखिए इसका मतलब यह है कि जो पूंजी पर ब्याज दिया गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों आएंगे। जो भी स्थिति होगी, जो विधि है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेकंड वाली विधि है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगी, और फर्स्ट वाली स्थिर विधि है तो उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट के माध्यम से समायोजन किए जाएंगे। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इनको ट्रांसफर करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स पर, अगर ड्राइविंग्स पर इंटरेस्ट लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, ये सादा एंट्री हो जाएगी पी&एल के लिए, और वो पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है
तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से अगर P&L में ट्रांसफर करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है तो कमीशन फॉर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी विधि है दोनों विधियों के एंट्री दे रखी है इसमें शामिल में, वो ट्रांसफर करने की P&L अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से आगे एंट्री की बात करें, अगर शेयर ओ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर अप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक साझेदार की में। अगर लॉस हो रहा है तो विपरीत कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करने के पश्चात में अगर हानि होती है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक साझेदार के खाते में, प्रत्येक साझेदार के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। ये तो हो गई एंट्री की बात। अब इसका परफॉर्मा देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका परफॉर्मा क्या होता है। देखो, इसमें सर्वप्रथम DR और CR दो साइड होती है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट दोनों साइड में। ठीक है, अब CR साइड की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर CR बैलेंस है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो इसमें ट्रांसफर कर देंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस इसमें ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात इसमें करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स कितना है वो राशि आ जाएगी। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का जो शेष है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज है, वो इसमें आ जाएगा। अगर जो P&L अप्रोप्रिएशन तैयार करने के पश्चात में अगर कोई लॉस होता है तो इसमें इस साइड आ जाएगा। इसी तरीके से DR साइड की बात करेंगे, अगर किसी प्रकार का कोई लॉसेज है P&L का तो इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी टू पार्टनर आएगा, कमीशन टू पार्टनर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट आएगा। फिर ये P&L अप्रोप्रिएशन तैयार करने के पश्चात में जो शेष है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका लाभ हानि विनियोजन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता, ये प्रारूप हो गया। अब बात करेंगे एक एग्जांपल की। देखो, समीर एंड यस्मीन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल वारस 15 लाख एंड 10 लाख। They agreed to share profits in their ratio 3:2. So how to following transaction will be recorded in the capital accounts of the partners in case the capital are fixed and the capitals are fluctuating. The books are closed on March 31। देखिए, इसमें क्या रखा है कि दो पार्टनर समीर और यस्मीन, उन्होंने 15 लाख और 10 लाख रुपए लगाए, उनका अनुपात लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 में है और इनको एंट्री करनी है अपन को दो विधियों से, एक तो कैपिटल फिक्स्ड मेथड के स्थिर पूंजी विधि से करनी है और अस्थिर पूंजी विधि के माध्यम से करनी है। और इनका खाता है जो 31 मार्च को प्रत्येक ईयर को बंद हो जाता है। देखिए, अब एंट्री करते हैं। ठीक है, पहले तो इनका पर्टिकुलर समीर और इसमें बना लेते हैं। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, अब इनका और समायोजन दे रखा है, इसमें अलग से दे रखा है। ये तो ऊपर वाली लाइन दे दी, अब समायोजन करना है अपन को कि इन्होंने एडिशनल कैपिटल और लगाए, समीर ने 3 लाख लगाया और इसने 2 लाख लगाया। ठीक है, ऑन अक्टूबर 2019 में कैपिटल लगाई थी, तो लगभग 6 महीने पश्चात कैपिटल लगाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 5% पर एनम का है। ड्राइविंग्स किया इन्होंने ड्यूरिंग 2019-20 में 30,000 और 20,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग पे 1800-1200 रुपये ब्याज में लिया गया है। सैलरी 20,000 रुपये दी समीर को और कमीशन समीर को 10,000 और दूसरे वाले को यस्मीन को 7,000 दिया गया। शेयर इन प्रॉफिट, इनका जो लाभ हानि अनुपात है, एक को 60,000 रुपये मिला, दूसरे को 40,000 मिला। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। पहले तैयार करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट तैयार किए जाएंगे। पहला किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी और विड्रॉल आएगा। अगर किसी ने विड्रॉल किया है वो आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल लगाई है वो आ जाएगी, और जो पहले वाली कैपिटल लगा रखी है वो आ जाएगी। और जो जितने भी समायोजन किए जाएंगे, जो समायोजन ये दे रखी सारणी आपके सामने, ये समायोजन सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट के माध्यम से किए जाएंगे। अब देखते हैं। देखिए, पार्टनर फर्स्ट वाली विधि में फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें DR CR होता है। अभी बता दिया, इसमें डेट पर्टिकुलर LF ये सब चीज़ें होती है। इस तरह से पार्टनर का नाम आ गया। अब CR साइड की बात करते हैं। पहले CR साइड में बैलेंस BD है, जिनका जो शुरुआत में पूंजी लगाई थी 15 लाख लगाई थी, एक ने 10 लाख लगाई थी। एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है तो 3 लाख लगाई, एक ने 2 लाख लगाई। टोटल करेंगे
तो एक की 12 लाख पूंजी आएगी, एक की 18 लाख पूंजी आएगी। इसी तरीके से अब इसने किसी प्रकार का विड्रॉल किया है तो उनका समायोजन अपन करेंगे सिर्फ करंट अकाउंट के माध्यम से। तो 18 लाख और 12 लाख इनकी पूंजी आ गई, ठीक है। अब बात करें आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में दोनों साइड ये परफॉर्मा आपके सामने डेट है, पर्टिकुलर जेप है, अमाउंट है, और अमाउंट दोनों की दो, अगर जितने पार्टनर उनका नाम आ जाएगा, दो या तीनों, इस तरीके से शेयर साइड आएगी। अब शेयर साइड में देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब ये 20,500 और 55,000 कैसे बने देख लेते हैं। देखो सामने, यानी जो इन्होंने 15 लाख रुपए पूंजी लगा रखी थी, उसका 5% की दर से निकालेंगे तो 75,000 तो ये का हो गया। इससे फिर 3 लाख रुपए इसने एडिशन और लगाए, 6 महीने के लिए लगाए थे, अक्टूबर में लगाए थे। अक्टूबर में इन्होंने पैसा दोबारा लगाया तो 6 महीने के लिए व्यापार में पूंजी विनियोजित रही। तो इस तरीके से 6 महीने का ब्याज निकल जाएगा 5% के हिसाब से, 6/12 करेंगे 7500 रुपये, तो 82,500 रुपये था इनका ये समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ब्याज आ गया। इसी तरीके से 55,000 रुपये इसका आ गया दूसरे वाले का, यानी इसके 10 लाख रुपए तो इसके 1 साल के लिए रहे तो 50,000 ये हो गए। इस तरीके से इसके 2 लाख एडिशन लगाए 6 महीने के लिए तो 55,000 हो गए। टोटल 55,000 रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। पार्टनर सैलरी दे रखी है इसमें, ऊपर वाले सारणी में 20,000 एक की सैलरी है, दूसरे को 7,000 दिया गया। कमीशन दिया गया एक को 10,000, और इनका प्रॉफिट है P&L ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से एक का 60,000, एक का 40,000, टोटल कर देंगे तो 1,02,000, और इस तरीके से 1,72,500 आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे, तो सीआर साइड कंप्लीट हो गया। अब बात करें डीआर साइड की। अब डीआर साइड में ड्राइविंग्स एक ने किया है 30,000 रुपये का और एक ने किया 20,000 का, ठीक है, आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स में दे रखा है, सारणी में 1,800 रुपया है, एक का 1,200 रुपया है, ठीक है। ये तो अब इनका टोटल कर लेंगे, तो इनका टोटल करने के पश्चात में जो अंतर आएगा वो बैलेंस शीट आ जाएगा, यानी दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। तो दोनों पक्षों को बराबर करेंगे तो 1,40,700 और 80,800 रुपये का बैलेंस शेष रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिक्स पहली वाली विधि के माध्यम से, यानी स्थिर पूंजी विधि के माध्यम से हो गया। अब दूसरा मैटर, दूसरी विधि है अपनी अस्थिर पूंजी विधि, यानी फ्लक्चुइंग कैपिटल मेथड, जिसमें केवल एक ही खाता तैयार किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें करंट अकाउंट तैयार नहीं किया जाता है। सभी समायोजन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। देखो अब इसमें शेयर साइड की बात करते हैं, तो बैलेंस विधि जो इन्होंने ओपनिंग बैलेंस था 15 लाख था, एक का 10 लाख था। एडिशनल कैपिटल लगाए 3 लाख लगाए, एक ने 2 लाख लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 20,500 था, एक का 55,000 था। इस तरह से सैलरी एक को 20,000 दी गई, एक को 7,000 दी गई। कमीशन एक को 10,000 दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो इनका हिस्सा था, प्रॉफिट था, P&L एप्रोप्रिएशन का शेष था, एक का 60,000 था, एक का 40,000 था। मतलब इनका दोनों का शेष जो बैलेंस आएगा, फर्स्ट वाली विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शेष अलग था, इसका शेष अलग आएगा, क्योंकि उसमें समायोजन पूरे, इसमें एडिशनल कैपिटल का ड्रॉविंग्स का सभी समायोजन एक ही खाते में किए जा रहे हैं, जबकि उसमें समायोजन अलग तरीके से होते थे। टोटल कैपिटल आ गए 13,02,000, इस तरीके से 19,72,500 आ गए, ठीक है। यहाँ तो मिसप्रिंट है इसमें, ये 13,02,000 है, ये एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। अब ये तो हो गया आपका शेयर साइड कंप्लीट। इसमें 72,500, 19,72,500 है, 13,02,000 है, ठीक है। अब बात करें डीआर साइड की। अब डीआर साइड में ड्राइविंग से किया है समीर ने 30,000 का, 20,000 का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स में एक को 1800 रुपया ब्याज दिया है और एक को 1,200 रुपया। तो इनका टोटल करेंगे शेयर साइड के, यहाँ टोटल लिख देंगे 13,02,000 और 19,72,000। तो इनका जो वेरियंस आएगा डीआर और सीआर का अंतर आ जाएगा, इनको उठाएंगे तो 19,40,700 और 12,08,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा, इनकी पूंजी रह जाएगी। ये तो होगी दोनों विधियों के माध्यम से। अब आगे साथियों, पूंजी पर ब्याज की गणना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। साझेदारी विलेख में स्पष्ट निर्धारित होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अगर अभी पहली बात की थी, अगर साझेदारी विलेख यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एक साझेदारी विलेख तैयार की जाती है, वो कानून में अनिवार्य नहीं है, चाहे तो साझेदार बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। और साझेदारी का पंजीकरण होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। साझेदार चाहे तो पंजीकरण करवा सकते हैं और साझेदार चाहे तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन पंजीकरण करवाने के फायदे होते हैं। अगर किसी प्रकार का विवाद भविष्य में हो जाता है आपसी साझेदारों के मध्य या फर्म के मध्य या किसी तृतीय पक्षकार के मध्य हो जाता है, तो उनको कानूनी बचाव रहता है न्यायालय में। अगर वो इस प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या कि उनके मध्य किसी प्रकार लिखित विलेख नहीं होता है, तो कानूनी बाध्यता उनके ऊपर लागू नहीं होती है, यानी वो भविष्य में न्यायालय में वाद नहीं कर सकते हैं।
अब इसमें दो स्थितियां होती है। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज दो परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है, जब साझेदारों द्वारा असमान राशि लगाई जाए एवं लाभ की हिस्सेदारी समान हो। ठीक है। तो दूसरी वाली स्थिति है जब पूंजी का हिस्सा समान हो तथा लाभों का विभाजन असमान हो, यानी पहली वाली स्थिति की दूसरी वाली स्थिति विपरीत है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। देखो, मंसूर और रेशमा जो एक कार्य में साझेदार है, उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः, तारीख याद रखना साथियों आपको, 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख का शेष दर्शाता है। मंसूर 1 अगस्त 2019 को 1 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाता है और रेशमा 1 अक्टूबर 2019 को 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाती है। एक तो लगा रहा है 1 अगस्त को और एक लगा रही है 1 अक्टूबर को, 2 महीने पश्चात ये लगा रहा है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देना है, इसे निम्नानुसार हल करेंगे। देखो, मंसूर के लिए बात करते हैं पहले, यानी इसने 2 लाख रुपए लगा रखा है 6% के हिसाब से। ठीक है, प्लस कर देंगे। इसने एडिशनल 1 लाख रुपए और लगा दिया। कब लगा दिया? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को लगा दिया, तो 1 अगस्त को लगाया तो अप्रैल मई जून जुलाई यानी 4 महीने पश्चात लगाया है। तो इसकी पूंजी इन्वेस्टेड कब तक रहेगी? 31 मार्च को देखें तो 8 महीने तक इसकी पूंजी इन्वेस्टेड व्यापार में रहेगी, यानी 8 महीने तक इसको ब्याज मिलेगा। तो प्लस कर देंगे, 1 लाख इंटू 6% दर है, 8/12 यानी 8 महीने के लिए पूंजी लगी है, इसलिए ब्याज आ जाएगा 12 + 4 16,000 रुपये ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से रेशमा के लिए करेंगे। 1.5 लाख रुपए पहले वाली पूंजी है, 6% से हो जाएगी, और 1.5 लाख रुपए इसने एडिशनल फिर लगाई है, 6 महीने के लिए लगाई है, इसने 1 अक्टूबर को लगाई है, तो 1 अक्टूबर के बाद में 6 महीने शेष रहेंगे। 6% के हिसाब से 6/12 कर देंगे तो 9,000 + 45 13,500 रुपये पूंजी पर ब्याज मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ें आप ध्यान रखें, जब दोनों ही वित्त वर्ष के दौरान पूंजी व अतिरिक्त आहरण करते हैं तो पूंजी पर ब्याज का निम्नानुसार परिकलन किया जाता है। देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते के आरंभिक शेष पर पूरे वर्ष के लिए ब्याज का परिकलन होता है। यदि वित्त वर्ष के दौरान किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज का परिकलन लाई गई तिथि के वर्ष से अंतिम दिन तक होता है। पूंजी पर आहरण की दशा में पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार होगी: वर्ष के आरंभिक में पूंजी निकाली गई पूंजी तिथि तक स्वरूप में याद की जाएगी, इसके पश्चात कम हुई पूंजी शेष अवधि के लिए याद होगी। वैकल्पिक रूप से संबंधित अवधि के लिए विनियोजित पूंजी पर याद किया जा सकता है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये बता रखा है कि जो पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, अगर किसी साझेदार द्वारा वर्ष भर पूंजी लगाई जाती है तो वर्ष भर की गणना की जाएगी। अगर किसी साझेदार द्वारा एडिशनल कैपिटल और लगाई जाती है तो एडिशनल कैपिटल मान के चलो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अगर किसी साझेदार ने 1 अगस्त को पूंजी एक्स्ट्रा और लगाई तो कितने महीने शेष रह गए? यानी 1 अगस्त को लगाई है तो 5 महीने, 5 और 3 8, यानी उसकी पूंजी 8 महीने तक व्यापार में रही है। 4 महीने पश्चात में उसने पूंजी लगाई है तो उसे 8 महीने का ब्याज मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है। और इसी तरीके से विड्रॉल में बता रखा है कि विड्रॉल में भी वही स्थिति होती है, जिस प्रकार से विड्रॉल कर लिया और विड्रॉल करने के पश्चात में जो विड्रॉल राशि की है, कब की है, कितने महीनों के लिए की है, उस पर ब्याज लगेगा, और जो शेष राशि रह जाती है उस पर भी उसी हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सलोनी और षष्ठी एक फर्म में साझेदार है, उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 2 लाख और 3 लाख का शेष दर्शाता है। 1 जुलाई, तारीख ध्यान रखना आपको, यह 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है वित्त वर्ष, और 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी और षष्ठी ने 60,000 रुपये और एक्स्ट्रा पूंजी लगाई। निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर को 15 को 30,000 रुपये तथा षष्ठी ने 1 जनवरी 16 को 15,000 रुपये का आहरण किया। 8% की दर से ब्याज देना है। वित्त वर्ष 15-16 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। इसमें देखिए साथियों, ध्यान रखना है कि एक ने 1 जुलाई 2015 को 50,000 तक लगाई, यानी 3 महीने पश्चात लगाई, तो इसकी 9 महीने पूंजी रही है एक्स्ट्रा पूंजी। दूसरे ने भी 60,000 उसी वक्त लगा दिए। ठीक है, अब एक ने इन्होंने आहरण किया, तो आहरण ने 1 अक्टूबर को किया, तो अक्टूबर को आहरण किया तो कितने महीने शेष रह गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने इनके शेष रह गए। 6 महीने को इनको आहरण पर ब्याज देना होगा दोनों को। सॉरी, दूसरे वाले ने 1 जनवरी को निकाला तो इसको 3 महीने को ब्याज देना होगा। तो अब देखते हैं इसको। पूंजी पर ब्याज का परिकलन कर रहे हैं। 2 लाख रुपए का 3 माह का ब्याज देख रहे हैं। इसको क्या है कि इन्होंने कॉमन कर रखा है, आप इस तरीके से कर सकते हो या दूसरे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसने 1 जुलाई को पूंजी लगाई है 3 महीने पश्चात, तो इसको टोटल 2 लाख का 3 लाख का 8 गुणा 3 10 100/12 कर देंगे, 6,000 आ जाएगी। इस तरीके से 2.5 लाख रुपये 3 माह का ब्याज ऐड कर देंगे, तो 2,20,000 6 माह का ब्याज और ऐड कर देंगे। इस तरीके से षष्ठी के लिए कर देंगे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसमें कार्य कह रखा है, कभी कभी साझेदारों की आरंभिक पूंजी नहीं दी गई होती है। ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना से पूर्व साझेदारों की अंतिम पूंजी पर अतिरिक्त पूंजी आहरित पूंजी पर आहरणों लाभ हानि में भाग यदि साझेदारों के पूंजी खातों में दर्शाया गया है, संबंधित समायोजनों की सहायता से आरंभिक पूंजी की गणना की जाती है। अगर कभी कभी
प्रारंभिक पूंजी नहीं दी जाती है तो जो पूंजी दी जाती है उनकी गणना की जाती है। अंतिम पूंजी पर अतिरिक्त पूंजी, आहरित पूंजी पर, आहरणों पर, लाभ हानि में भाग आदि का समायोजन करके प्रारंभिक पूंजी ज्ञात की जा सकती है। अगला है पूंजी में परिवर्तन एवं आहरण जोड़ना घटाना। देखिए, पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म लेखांकन वर्ष में लाभ अर्जित करती है। साथियों ध्यान रखें, पूंजी पर ब्याज कभी नहीं दिया जाता है अगर किसी प्रकार की डीड नहीं है। अगर डीड हो रखी है तो भी पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा फर्म में पर्याप्त लाभ होंगे। अगर पर्याप्त लाभ नहीं है, हानि हो रही है, तो पूंजी पर ब्याज किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो व्यापार खत्म हो जाएगा, पूंजी में से यूज किया जाएगा लाभों को, पूंजी समाप्त हो जाएगी, ऐसे व्यापार खतरे में आ जाएगा। इस चक्कर से पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है। और यदि किसी वर्ष फर्म का अर्जित लाभ साझेदारों पूंजी पर ब्याज की देय राशि से कम है तो ऐसी दशा में ब्याज का भुगतान लाभ की राशि के आधार पर सीमित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में लाभ का विभाजन प्रभावकारी ढंग से पूंजी पर ब्याज के अनुपात में किया जाएगा। मान के चलो, अगर किसी साल लाभ बिल्कुल नहीं हो रहे हैं तो पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर लाभ पर्याप्त रूप से हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उनके जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए उनके मध्य लाभ विभाजन अनुपात किया जाएगा, यानी लाभों का विभाजन कम अनुपात में किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अनुपम एवं अभिषेक 3:2 के अनुपात में साझेदार है। 1 अप्रैल 2016 को उनके पूंजी खाता क्रम से 1.5 लाख और 2 लाख रुपए दर्शाता है। 31 मार्च 18 को वर्ष समाप्ति पर पूंजी पर ब्याज का व्यवहार निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के लिए दर्शाएं। यदि पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए साझेदार विलेख मुख है और वर्ष का लाभ 50,000 रुपये है, ठीक है, आपको ये 4 कंडीशन दे रखी है। इसमें आपको बता रखा है कि जो 2 पार्टनर है 3:2 के रेशियो में है और उनकी पूंजी क्रम से एक की 1.5 लाख है, दूसरे की 2 लाख है। 31 मार्च 18 को आपको समायोजन करना है। इसमें क्या करना है, पहला वाला टॉपिक है कि यदि पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए साझेदारी विलेख मुख है, यानी साझेदारी विलेख में कुछ नहीं कह रखा है तो आपको क्या करना है, कोई वर्ष का लाभ 50,000 है। यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% की दर से ब्याज देने का प्रावधान करती है और उस फर्म उस दौरान कुल 50,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है, और यह तो सी वाला हो गया। और बी में बता रखा है यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% की दर से ब्याज का प्रावधान रखता है तब फर्म को वर्ष 10,000 की हानि होती है। लास्ट वाला है, यदि साझेदारी विलेख में पूंजी पर 8% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है और उस वर्ष के दौरान अर्जित किया गया लाभ 15,000 रुपये है। अब इसमें कंडीशन देखते हैं क्या क्या करना होगा आपने। पहले वाली कंडीशन में तो साझेदारी विलेख मुख है, उसमें 50,000 का लाभ होता है। सेकंड वाले में 10,000 रुपये की हानि होती है। थर्ड वाले में 50,000 का लाभ होता है और लास्ट वाले में 15,000 रुपये का लाभ होता है। अब देखते हैं, विलेख में विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति की स्थिति में साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं होगा, हालांकि उपलब्ध लाभ दोनों साझेदारों के मध्य 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अब इसमें कह रखा है कि फर्स्ट वाली स्थिति में 50,000 का लाभ हो रहा है, लेकिन विलेख मुख है, विलेख में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो साझेदारों की पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होता है। हालांकि जो उनका जो लाभ है 50,000 का, वो इनके मध्य 3:2 के मध्य बांट दिया जाएगा, यानी एक को 30,000 मिलेंगे, दूसरे को 20,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। पहले वाले का सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा वाला कह रहा है कि इसमें 8% का ब्याज का प्रावधान है तथा 10,000 रुपये की हानि होती है। क्या करना है, चूंकि लेखा वर्ष के दौरान फर्म को घाटा हुआ है अतः किसी भी साझेदार की पूंजी पर ब्याज अनुमत नहीं है। फर्म के घाटे को दोनों साझेदारों द्वारा लाभ भागीदारी के अनुपात में वहन किया जाएगा। देखो, दूसरी वाली स्थिति में क्या कह रखा है कि 10,000 रुपये की हानि होती है और पूंजी पर 8% की ब्याज देना है, लेकिन जब तक पर्याप्त लाभ नहीं होंगे तो किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस दशा में जो 10,000 की हानि हुई है उसको पुराने साझेदार है 3:2 के अनुपात में बांट लेंगे। एक 6,000 रुपये की हानि वहन करेगा, दूसरा 4,000 रुपये की हानि वहन करेगा। अगला है, इसमें 50,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, अनुपम को 1.5 लाख रुपए पर 8% की दर से ब्याज देना है, तो 12,000 रुपये ब्याज हो गया 8% की दर से। इसी तरीके से अभिषेक को 2 लाख पर 8% की दर से ब्याज देंगे तो 16,000 हो गया, 28,000 रुपये तो इनका ब्याज हो गया। अब इनके मध्य लाभ कितना हो रहा है, 50,000 का। अब 28,000 को 50,000 से माइनस कर देंगे तो 22,000 रुपये ब्याज चुकाने के पश्चात में इनका प्रॉफिट बच रहा है। अब उनको जो प्रॉफिट बच रहा है 22,000 रुपया, इनको इनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात यानी 3:2 में ये डिवाइडेड कर लेंगे। इस तरीके से लास्ट वाला है, 8% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है तथा अर्जित किया गया लाभ 15,000 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो, क्योंकि फर्म का वार्षिक लाभ 14,000 रुपये है और साझेदारों की पूंजी पर ब्याज 28,000 रुपये बकाया है, अतः ब्याज का भुगतान उपलब्ध लाभ भुगतान के आधार पर किया जाएगा। अर्थात 14, इसमें से ध्यान रखेंगे 14,000 दे रखा है, 15,000 के 14,000 ध्यान रखें।
तो इसमें 28,000 रुपये उनको ब्याज ब्याज देना है और लाभ हो रहे टोटल 14,000। अब 14,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो इस प्रकार अनुपम को 6,000 रुपये तथा अभिषेक को 8,000 रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रभावी तौर पर फर्म का लाभ विभाजन ब्याज के अनुपात में होगा, यानी ब्याज के अनुपात में इनका लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में साथियों बात करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी पढ़ने में। तो अब नेक्स्ट आपका मैंने अभी बेसिक परिचय बता दिया है, किस प्रकार से स्थिर पूंजी विधि में खाते तैयार किए जाते हैं, स्थिर में कौन कौन से किए जाते हैं, किस प्रकार से ब्याज की गणना की जाती है, आहरणों पर किस प्रकार से की जाती है, अगर पर्याप्त लाभ नहीं हो तो क्या क्या प्रोविजन अपनाया जाएगा, आदि चीज़ों का अध्ययन कर लिया। अब पढ़ेंगे आहरणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, यानी आहरणों पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है, अगर वर्ष के प्रारंभ में हो, मध्य में, अंतिम में हो, तिमाही में किस प्रकार से प्रोविजन किया जाएगा, उन चीज़ों का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।